जय हिंद स्टूडेंट। मैं आपके लिए लक्ष्य 75 डे का डे 6 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 हमने करवा दिया, जाके आप लोग देख लीजिए, और ये पार्ट 2 है। तो आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। उसमें हम आपको 4 क्वेश्चन करवा चुके थे यार, ये 5वां क्वेश्चन से आपका क्लास हम शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझिए कि सत्ता का साझेदारी क्या होता है। क्या बोल रहा है? सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता आप लोग समझ रहे होंगे। सत्ता हम लोग बोलते हैं जैसे कि मान चलिए चुनाव होता है। चुनाव होता है, दो पक्ष में चुनाव होता है, यानी बहुत सारा पक्ष होता है, उसमें एक पक्ष जीता है। जो पक्ष जीता हम लोग क्या कहते हैं? ये सत्ता में आ गया, शासन में आ गया, उसी को हम लोग कहते हैं सत्ता। अब ये साझेदारी क्या होता है? साझेदारी मतलब होता है हिस्सेदार बनाना। क्या होता है? हिस्सेदार बनाना। यानी कि समझ, आप लोग देखे होंगे कि मोदी जब चुनाव लड़ता है तो हर एक वर्ग के लोगों को, यानी कि उसमें बहुत सारा वर्ग रहता है, निम्न वर्ग रहता है, मध्यम वर्ग भी रहता है। आप देखते हैं बहुत सारा जाति, यानी अनेक जाति को उसमें लाकर चुनाव लड़वाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं साझेदारी। यानी कि समझ लीजिए, समाज में जितने भी वर्ग है, जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, सबको चुनाव में लाना, यानी सबको सत्ता में साझेदारी करवाना, उसी हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी। वही कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या कहता है, लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है। तो आप लोग को पता होगा कि लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का शासन है। किसका शासन है? जनता का। यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र। क्या कहें? जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। और यह कथन किसने कहा था? इब्राहिम लिंकन ने कहा था। कौन कहा था? इब्राहिम लिंकन। किसने कहा था? इब्राहिम लिंकन ने। याद रखिएगा आप लोग। अब आइए क्वेश्चन पर, क्या बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। देखिए, जब सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में, लोकतंत्र जब सत्ता की साझेदारी बनाता है और विभिन्न वर्गों को उसमें शामिल किया जाता है, लोकतंत्र में क्या होता है? जो आपसी टकराव होता है वो टकराव खत्म हो जाता है। अभी भी आप लोग देखते होंगे क्या होता है, कहीं पे जाति के नाम पे लड़ाई होता है चुनाव में, कि हम ये जाति के हैं तो इस जाति को वोट देंगे, हम ये जाति के हैं तो इस जाति को वोट देंगे। अगर वही समझिए सभी जाति से लोग को लाकर चुनाव में खड़ा कर दे, सत्ता में लेके आ जाए, ये टकराव खत्म हो सकता है। जो आपसी मतभेद है वो मतभेद खत्म हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा, जो ऊंच नीच होता है वो भी खत्म हो जाएगा। यही महत्व है। आइए देखते हैं, लोकतंत्र सत्ता में साझेदारी का बहुत महत्व होता है। लोकतंत्र का सत्ता में साझेदारी क्या होता है? बहुत महत्व होता है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है? जनता का। जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासनों में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करती है। यानी कि जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा, जिसको हम लोग लीडर बनाकर चुनते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधि। क्या करती है? लोकतंत्र में साझेदारी सुनिश्चित करती है। सत्ता में साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच क्या होता है? टकराव की संभावना समाप्त हो जाती है। समाज के सभी लोगों के शासन व्यवस्था से जुड़े रहने के कारण शासन की कार्यकुशलता बढ़ती है। यानी जब सभी लोगों को लाते हैं तो आपसी टकराव मतभेद खत्म होता है, शासन की कुशलता बढ़ता है, यानी अच्छा शासन हो पाता है। और जब सत्ता की साझेदारी में सही वर्गों को लाया जाता है, इससे क्या होता है? देश का अच्छा से विकास भी होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में, कहा? हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? जो अमेरिका का राष्ट्रपति था निक्सन, वो हिंद चीन में शांति के संबंध में, सबसे पहले समझिए कि ये शांति के संबंध में ये 5 सूत्री योजना क्यों लाया गया था। आप लोग को पता होगा कि वहां पे माइलिंग की घटना हुआ था। पता, तो उसी जब वहां पे माइलिंग का घटना हुआ तो पूरा देश को पता चल गया था। और ये घटना आप लोग नहीं जानते थे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेते आएंगे। जब ये घटना हुआ वहां पे, इसका खबर क्यों पूरा देश में फैल गया, तो अमेरिका की बेइज्जती होने लगा था। उसी शांति के संबंध में क्या होता, अमेरिका ने, वहां का राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना लाया था। कौन सूत्री? 5 सूत्री। जिसमें क्या था, देखिए पहला योजना क्या था कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करके यथास्थान पर रहेंगे। यानी कि हिंद चीन की जितना भी सेनाएं हैं वो युद्ध बंद करके अपनी स्थान पर रहेंगे। क्या था पहला योजना? कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करके यथास्थान पर, यानी कि अपने स्थान पर रहें। दूसरा, युद्ध विराम की देखरेख अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। अब युद्ध विराम है कि नहीं, इसका भी देखरेख करने के लिए होना चाहिए, तो किसको रखा गया? अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक। यानी कि युद्ध विराम की देखरेख कौन करेगा? अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। उसके बाद इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। यानी कि जब युद्ध विराम है, इस दौरान कोई भी देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। और चौथा है
कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। क्या है? युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। बमबारी तथा आतंक फैलाने वाली घटनाएं भी बंद रहेगी। यानी कि इस एक से समझ लीजिए कि जब युद्ध विराम हो चुका है तो किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होगा। नेक्स्ट है, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत। ये फिर देखते हैं, पहला क्या है कि युद्ध विराम में क्या होगा? हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करके अपने स्थान पर रहेंगे। पहला क्या है कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध विराम करके कहां पर रहेगा? अपने स्थान पर रहेगा। दूसरा क्या है? इसकी देखरेख के लिए कौन रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रहेगा। तीसरा क्या है कि युद्ध विराम के समय कोई भी देश शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा क्या है? युद्ध विराम के समय सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए, या फिर शांति स्थापना बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? शांति स्थापना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर हम लोग का, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां। जब राष्ट्रीय आय को हम लोग गणना मतलब तक काउंटिंग करना, गिनना, जब राष्ट्रीय आय को हम लोग गिनते हैं तो क्या क्या कठिनाइयां आता है। देखिए सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे। देखिए समझिए, ये समझ लीजिए भारत है। क्या है? हमारा देश भारत है। कहा जाता है कि किसी भी देश में एक साल में कितना, एक साल में यहाँ पे जितना वस्तु सेवा का उत्पादन होगा और इससे जो भी मुद्रा निकलेगी, यानी कि किसी भी देश में एक साल के अंदर जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा उसमें इस वस्तु और सेवा से जो भी मुद्रा आएगी उसी कुल आय को, कुल मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि किसी भी देश के अंदर एक साल में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग? राष्ट्रीय आय कहते हैं। आइए समझते हैं क्या है क्वेश्चन। इसकी गणना में होने वाली कठिनाई, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाई होती है। ठीक है, सबसे पहला, भारत हम लोग का इतना बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पे जनसंख्या क्या है? बहुत अधिक है। तो जनसंख्या अधिक होने के कारण, भारत का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? सभी जगह से आंकड़ा जो है, आंकड़ा मतलब कि जो काउंटिंग करते हैं हम लोग, लिखा घर घर लिखा जाता है, वो आंकड़ा प्राप्त करने में दिक्कत होता है, क्योंकि सभी जगह से आंकड़ा एक बार में सही टाइम पे प्राप्त नहीं हो पाता है। यानी कि पहला क्या है? आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाइयां। क्या है? आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाइयां। देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है? आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई होती है, क्योंकि आंकड़े सही नहीं हो तो देश का विकास का सही स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती है। ये सही बात है। अगर राष्ट्रीय आय का मालूम ही नहीं चलेगा एक साल में कितना होता है राष्ट्रीय आय, अगर सही से पता नहीं चलेगा तो कैसे पता चलेगा देश विकास हुआ या फिर नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है? दोहरी गणना की संभावना। सिंपल भाषा में समझिए कि इतना बड़ा देश होने के कारण और जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? कोई वस्तु का मूल्य दोबारा लिखा जाता है। जब कोई वस्तु का मूल्य दोबारा लिखा जाता है या फिर कोई वस्तु का मूल्य कम लिखा जाता है तो किसी वस्तु का मूल्य अधिक लिखा जाता है। यानी कि आप ही समझिए कि कोई भी चीज का हम लोग गणना कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये वस्तु अभी यहाँ दूसरे जगह दूसरे समय वहां भी पहुंच सकता है दूसरे दिन। तो क्या होता है? एक ही वस्तु का 2 बार काउंटिंग हो जाता है कभी कभी या तो कभी कभी वस्तु का मूल्य से अधिक दाम लिखा जाता है या फिर लिखने में 2 बार लिखाता है। अगर समझिए कि राष्ट्रीय गणना अगर अधिक निकल जाए, यानी कि जितना हम लोग का अनुमान रहता है उससे कई अधिक निकल जाए, इससे दिक्कत होगा कि नहीं? है? वही बोला जाता है, जब दिक्कत होगा तो वही बोलता है कि दोहरी गणना की संभावना रहती है इसमें। कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रीय आय से, मतलब समझिए राष्ट्रीय आय जो है इससे तो अधिक नहीं निकलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है जब गणना क्या होता है तो राष्ट्रीय आय बहुत अधिक निकल जाता है फिर कम निकल जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या करना पड़ता है? भारत सरकार को राष्ट्रीय गणना दोबारा करवानी पड़ती है। अच्छा क्या है? मूल्य मापने में कठिनाई है। यही समझ लिया, हर एक वस्तु का हर एक जगह हर एक अपना अपना मूल्य होता है, इसमें भी दिक्कत आती है। तो पहला क्या था? आंकड़े को एकत्र करने में कठिनाई। दूसरा क्या था? दोहरी गणना की संभावना होती है, मूल्य मापने में कठिनाई। देखिए अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो आप लोग ये सिर्फ 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, इसमें आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। अगर ये 4 नंबर में आए तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एटीएम क्या है। क्या क्वेश्चन है? एटीएम क्या है, आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एटीएम, देखिए ये जो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये टेलर ऐसे भी लिखाता है और दूसरा तरह से बताते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या फिर इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं स्वचालित, क्या बोलेंगे? स्वचालित टेलर मशीन। ये एटीएम का फुल फॉर्म होता है। और आप लोग को पता होगा ये एटीएम कौन देता है? बैंक देता है। कौन देता है? बैंक। तो बैंक किसको देता है एटीएम? बैंक अपने ग्राहक को एटीएम देता है। किसको देता है? बैंक यह सेवा किसको देता है? ग्राहक को देता है। किसको देता है? ग्राहक को देता है। और एटीएम को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा। एटीएम का क्या होता है? प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। और एटीएम क्या होता है? हम लोग को 24 घंटा सेवा प्रदान करता है, यानी बोल सकते 24x7 सेवा प्रदान करता है। और आप लोग को पता है कि एटीएम में क्या होता है? 4 अंकों का गुप्त पिन होता है। एटीएम में क्या होता है? 4 अंकों का गुप्त पिन होता है। और इसी के साथ हम लोग क्या कहते हैं? क्या करते हैं? पैसा का निकासी करते हैं। क्या करते हैं? पैसा का निकासी करते हैं। यही है एटीएम। तो क्या बोलेंगे? एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन या फिर स्वचालित टेलर मशीन। और यह सेवा किसको कौन देता है? बैंक अपने ग्राहक को देता है। कौन देता है? बैंक अपने ग्राहक को देता है। इसे हम लोग प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। और ये 24 घंटा सेवा प्रदान करता है। कितना? 24 घंटा सेवा प्रदान करता है। कितना? 24 घंटा सेवा प्रदान करता है। और इसमें क्या होता है? 4 अंकों का गुप्त पिन होता है। क्या होता है? 4 अंकों का गुप्त पिन होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं? पैसा का निकासी करता है। एफपीटी देखते हैं क्या बोल रहा है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? स्वचालित टेलर मशीन या फिर बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक मुद्रा है। क्या एक प्लास्टिक मुद्रा है? जो सेवा बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है। किसको जाता है? अपने ग्राहकों को दी जाती है। या सॉरी, यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने की सेवा प्रदान करता है। एटीएम कार्ड में क्या होता है? 4 अंकों का गुप्त पिन। क्या होता है? 4 अंकों का गुप्त पिन होता है, जिसकी सहायता से हम एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। याद रखिएगा आप लोग, एटीएम क्या एक प्लास्टिक मुद्रा है जो क्या बैंक अपने ग्राहकों की सेवा देता है। और उसमें क्या होता है? 4 अंक का गुप्त पिन होता है, जिससे क्या होता है? जो ग्राहक होता है वो पैसा उसे निकासी कर सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? देखिए समझिए, आधार बोलने का मतलब है कि बेस, कोई भी चीज का बेस। अब हम लोग ये इकोनॉमिक्स से बात कर रही है, देश के बारे में बात करेंगे कि देश का आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। तो देश का समझिए, किसी भी देश को अगर विकास करना है या फिर विकसित कहलाना क्या होना चाहिए? उसके पास शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होना चाहिए, और कृषि क्षेत्र में विकास होना चाहिए। यानी कि समझिए जो बेसिक अस्पताल होना चाहिए, परिवहन की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं आधारभूत संरचना, या फिर इसी का नाम है बुनियादी संरचना। क्या नाम है इसका? बुनियादी संरचना, या फिर इसी को कहा जाता है आधारभूत बुनियादी। एक और होता है बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आधारभूत ढांचा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारभूत ढांचा। सब इसी का नाम है। आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। या फिर आधारभूत संरचना आएगा, या फिर बुनियादी संरचना आ जाएगा, या फिर आधारभूत ढांचा किसे कहते हैं। क्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। यानी कि जो देश को आर्थिक विकास करने में या फिर विकसित होने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना। जैसे देखिए, बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा, वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। समझ गए? यानी कह रहा है कि जिस देश का आधारभूत ढांचा, यानी किस में समझ ले बेसिक चीज जो बेसिक है विकसित होने के लिए, वो जितना मजबूत होगा, वह देश उतना ही मजबूत कहलाएगा, उतना ही विकसित कहलाएगा। आप लोग इसके सुन लीजिए इसका। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। क्या पहला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा जो है अपना गुजरात, राजस्थान एवं पूर्वी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान बोलने का अर्थ है कि यहाँ जो भारत है इसे करके, और ये जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ का, यहाँ पर जितना भी राज्य है और जो भी नदी यहाँ से बहती है वो सभी नदी और वहां पे सभी राज्य में क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। यानी कि राजस्थान, गुजरात और पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी कृष्णा एवं कावेरी, यहाँ पे कौन कौन नदी बहती है, महानदी कृष्णा कावेरी, जो भी नदी बहती है उसके तट पर बसे राज्यों में होता है। वहां पे यहाँ पे क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा। क्या बोले, राजस्थान, गुजरात और पूर्वी तट पर जितना भी स्थित नदी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी या फिर जो भी यहाँ पे राज्य बसा, सब पे क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। इनमें कौन कौन सा फसल देखिए, गन्ना, गेहूं, चावल, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें का उत्पादन होता है। और उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी बिहार में जो बालू प्रधान क्षेत्र, क्या दियारा क्षेत्र, जिसको हम लोग दीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, दीरा। उसको क्या कहते हैं, दियारा क्षेत्र कहते हैं। यह मक्का के लिए, किसके लिए, मक्का के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है कि मक्का के लिए क्या, मक्का के लिए कौन सा दियारा क्षेत्र प्रसिद्ध है, उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र दियारा क्षेत्र। याद रखिएगा। क्या क्या बोले, कहां पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है। कहां, राजस्थान। दूसरा क्या बोले, गुजरात। और यहां जो भी नदी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये नदी बहकर जो जाती है तो इसका जो तट होता है, इसका तट पर जो भी राज्य बसा है उस सभी राज्यों में क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। इसमें कौन कौन सा फसल होता है, गेहूं, गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें होता है। और उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान क्षेत्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दियारा क्षेत्र कहते हैं। और ये क्या है, मक्का के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन शायद आता होगा और बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि पूछ रहा है कि वन का पर्यावरणीय महत्व, क्या पूछ रहा है, वन का पर्यावरणीय महत्व। तो इसका आप लोग एक तरह समझ लिया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन का लाभ, ये भी लिखेंगे तो इसमें मिला जुला आंसर आ जाएगा। देखिए आइए देखते हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, जंगल को ही वन कहते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उससे लेकर जिस लकड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं वहां तक, यानी कि बोल रहा है जिस हवा से हम सांस लेते हैं और जिस लकड़ी का उपयोग करते हैं वो सब कहां से मिलता है, हमको वन से मिलता है। जानवरों के लिए आवास और मनुष्यों के लिए आजीविका प्रदान करने के अलावा वन जल ग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा करता है। सोचिए, हम लोग को सांस लेने में भी मदद करता है, लकड़ी यानी जलवान के लिए लकड़ी भी देता है, जीविका चलाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये मनुष्य जानवरों को आवास भी देता है। और जब बाढ़ आता है तो जो जहां बाढ़ आता है क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो जहां पे पेड़ पौधा अधिक रहता है वहां पे मिट्टी कटाव नहीं होते। यानी कि समझ लीजिए, जल ग्रहण क्षेत्र की भी ये सुरक्षा करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, जलवायु परिवर्तन को कम करता है। यानी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा कहता है अचानक गर्मी बढ़ जाता है, बढ़ रहा है और गर्मी लंबा दिनों तक चल रहा है। ये क्या रहा है, हम लोग का जलवायु परिवर्तन हो रहा है अधिक। कभी बिन मौसम बरसात हो जाता है। तो इस जब वन रहेगा सही, वन अधिक मात्रा में रहेगा तो ये सब नहीं होता। ये क्या होता है, जलवायु परिवर्तन को कम करता है। वन पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता वाले प्राकृतिक वन जैसे जैव विविधता के केंद्र हैं। ठीक है, आप लोग जैव विविधता कहने का मतलब है कि जो जंगल में या वन में अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, जानवर, औषधि सब पाए जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं इसको हम लोग, जैव विविधता। वन सीधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अधिग्रहण करते हैं, अधिग्रहण मतलब ले लेते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका, जलवायु परिवर्तन की जलवायु परिवर्तन की जलवायु परिवर्तन में जलवायु परिवर्तन की कमी में, किसमें, कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिए क्या बोला, जिससे हम लोग सांस ले रहे, जो लकड़ी जलाते हैं, मनुष्य को यह आवास प्रदान करता है और ये हम लोग को आजीविका चलाने में मदद करता है। और क्या करता है, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। जल जो जहां पे जल की जल संग्रहण केंद्र होता है, जहां पे मिट्टी कटा होता है, मिट्टी कटने से रोकता है।
सोचिए इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना पर्यावरण में ये महत्वपूर्ण है वन। आप लोग इसके ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर हो जाएगा ये? 12 नंबर। क्या क्वेश्चन है? परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है? क्या क्वेश्चन है? परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त, देखिए आप लोग क्या किन किन है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि। लिख लीजिए किन किन किसे किसे प्राप्त होता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। किसे किसे? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। बोलिए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। आप लोग इसके सोच लीजिए इसका। चलिए ठीक है, ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आपको फ्री में 2 नंबर देके जाएगा, इसलिए इस सबको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? सबसे पहले आप लोग समझिए उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता मतलब किसी भी वस्तु को उपभोग करने वाला, किसी वस्तु को लेने वाला, खरीदने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता। समझ गए? कोई वस्तु को यूज करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। पूछ रहा है उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। देखिए उपभोक्ता का ये अधिकार है कि अगर वो कोई भी सामान खरीदे, उसके उसके लिए उससे क्या, उसको सुरक्षा का अधिकार है कि किसी वस्तु उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। यानी समझिए आप उसको कोई खराब वस्तु नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको सुरक्षा का अधिकार है। पहला क्या अधिकार उसका? सुरक्षा का अधिकार है। अगर वो कोई वस्तु खरीदे, उसके बारे में आप उसको उसको सूचना देना पड़ेगा, सूचना पाने का अधिकार है। दूसरा क्या है? चुनाव या पसंद करने का अधिकार। यानी समझ लीजिए सिंपल भाई, इसको समझिए कि आप लोग दुकान में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, क्या लेने? कपड़ा। तो कपड़ा आप लोग क्या करते हैं? एक ही बार में जो देता है दुकानदार निकाल के ले लेते हैं? नहीं, आप लोग बहुत सारा पहले चुनते हैं, पसंद करते, फिर लेते हैं। फिर भी मन में एक डाउट रहता है छोटा सा कि कहीं हम इतना दाम कम बोले फिर भी ये मान गया, कहीं ना कहीं इसका और कम दाम होना चाहिए। मन में ये डाउट चलते रहता है हमेशा, सबका चलता है, मेरा भी चलता है, आप लोग का भी चलता है। तो पहला क्या था कि उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार है, किसी वस्तु के बारे में सूचना पाने का अधिकार है, उसको वस्तु का चुनाव या पसंद करने का अधिकार है, और कोई वस्तु खरीदते हैं तो रसीद पाने का अधिकार है। यानी अगर वो कोई वस्तु लेता है तो आपको रसीद देना पड़ेगा, जो भी दुकानदार रसीद देना पड़ेगा अगर उपभोक्ता मांग कर लेता है तो। पांचवा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, एक उपभोक्ता को जो शिक्षा मिलना चाहिए उसका अधिकार है। चलिए आप लोग इसकी ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। क्या है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। क्या बोल रहे हैं? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले आपदा तो आप लोग समझते होंगे, जो प्राकृतिक आपदा होता है, मानवीय आपदा होता है, वही पूछ रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। अच्छा आप ही लोग बताइए, मान चलिए कहीं पे बार बार भूकंप आ रहा है, वहां पे लोग पहले से तैयार रहता है कि इस बार भूकंप, अगर भूकंप आ गया तो हम लोग को हमको कैसे बचना है, कैसे क्या करना है, पहले से यार, इसी को हम लोग कहते हैं आपदा प्रबंधन। यानी समझ लिए कि पहले से तैयार रहना। अगर हम लोग आपदा प्रबंधन पहले से रखेंगे, यानी कि उससे बचने का तरीका पहले से तैयार करके रखेंगे, क्या होगा? जान वाले कम क्षति होगा, हानि भी कम पहुंचेगा, नुकसान कम होगा। बस इसीलिए है, यानी उस आपदा को हम लोग रोक, थोड़ा मोड़ा नियंत्रण, मतलब उससे बचाव कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। देखिए किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। यानी कि अगर समझ लीजिए, अगर आपको पहले से पता होगा कि यहाँ पे ये होने वाला है, तो आप उससे किसी न किसी तरह बचाव कर लेंगे, या फिर उससे कम क्षति होगा आपको, वही है आपदा प्रबंधन। किस लिए? कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। ऐसा करके हम कई छोटे मोटे आपदाओं को टाल भी सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको फ्री में 2 नंबर देके जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपदा से क्वेश्चन हर बार 2 या 3 आ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करें। भूकंप आप लोग को पता हो क्या होता है? यानी कि क्या होता है भूकंप, बताइए। वही जो सुने हैं कि शेषनाग के ऊपर पृथ्वी है, शेषनाग घुसाता है, शेषनाग डलता है, इसलिए पृथ्वी पृथ्वी भी क्या होता है? डोलने लगता है, इसको हम लोग भूकंप कहते हैं। तो ये नहीं है, ये एक कहावत है, सुना हुआ ग्रंथों, मतलब सुनाया हुआ कथा है, कहा जाता है इसे। ये सब भूकंप नहीं होता है। देखिए भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट होता है, वो प्लेट जब आपस में टकराता है तो पृथ्वी के ऊपर क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? भूकंप। देखिए भूकंप का मतलब क्या होता है? भूकंप, भू मतलब भूमि, भू मतलब भूमि, और कंपन मतलब कांपना। यानी कि भूमि का कांपना क्या कहलाता है? भूकंप। यानी कि पृथ्वी के अंदर जब प्लेट आपस में टकराता है तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, भूपर्पट्टी पर क्या होता है? कंपन होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। याद रहेगा? हाँ यही याद रखिएगा, ये नहीं कि शेषनाग गुस्सा गया,
शेषनाग डोला तो भूकंप आ गया। क्या बोले? पृथ्वी के अंदर जब दो प्लेट आपस में टकराता है तो टकराने से पृथ्वी के ऊपरी भाग, जिसको हम लोग कहते हैं भूपर्पटी पर जब हलचल होता है, जब भूपर्पटी हिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। ऐसी तली में पाए जाने वाली चट्टाने नहीं, यहाँ हो जाएगा प्लेटें के टकराने के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर जो प्लेट पाया जाता है उसको टकराने से भूकंप आता है। अब देखिए सुनामी, अब समुद्र में भूकंप में क्या बताएं कि पृथ्वी के ऊपर हलचल होता है, और सुनामी में क्या आता है? समुद्र के अंदर भूकंप आता है। लेकिन समुद्र का तली जब हिलता है तो पानी क्या होता है? ऊपर नीचे होता है, उछाल मारता है, वो आगे चला जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सुनामी। यानी कि पृथ्वी के ऊपर आया, पृथ्वी का ऊपर कांपना भूकंप कहलाएगा, समुद्र के तली में हलचल होना सुनामी कहलाएगा। याद रहेगा? हाँ, है ना। समुद्र के तली में कंपन होने के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठना ही सुनामी कहलाता है। समझ गए? आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भूमि का कांपना भूकंप कहलाता है, और समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। और याद रखिएगा, ये सुनामी है आपका, सुनामी एक जापानी शब्द है। सुनामी क्या? एक जापानी शब्द है। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इस सुनामी कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, तो ये आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, और आपके लिए हम इसी तरह वीवीआई क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और इसका क्लास नोट्स पीडीएफ आपको इसका डिस्क्रिप्शन में वहां पे मिल जाएगा, क्लास नोट्स पीडीएफ लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग वहां पे क्लिक कीजिएगा, सीधा इसके पीडीएफ पे ही पहुंच जाइएगा। आप लोग उसको निकलवा के या फिर कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये उसी सोच से करवा दे कोई एग्जाम में आपको आ सके, एग्जाम में लड़े, आने की संभावना, बस वही सब क्वेश्चन। यानी कि समझ लीजिए आपका ये PYQ आपको हम लोग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं हम? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम क्वेश्चन बैंक से ही आपका क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक देख के खोल के देखिएगा, उसी से क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।